अरे ये लो, आ गई ऑफिस से कनिका भी। क्या हुआ? आप सब मेरे बारे में बात कर रहे थे क्या? और नहीं तो क्या। अब तुम्हारे भैया और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अब इस घर में तुम ही तो हो शादी के लायक। हे भगवान, आप लोगों के पास मेरी शादी के अलावा बात करने के लिए और कोई टॉपिक नहीं है क्या? जब देखो मेरी शादी के बारे में बात करते रहते हो। हाँ तो अब शादी की उम्र हो गई है तो बात तो करेंगे ना। अगर तेरी नज़र में कोई लड़का है तो बता दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मुझे अभी अपने करियर पर ध्यान देना है बस। ये शादी लड़का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अरे 24 साल की हो गई हो तुम, अभी तो इंटरेस्ट लेना ही होगा ना। आजकल तो सब लव मैरिज कर रहे हैं। हमें तो कोई एतराज़ नहीं है भाई, अगर कोई लड़का हो तुम्हारी ऑफिस में तो। मेरी ऑफिस में मेरी पसंद का कोई लड़का नहीं है भाभी। तो क्या है तेरी पसंद, बता भी दे, हमें भी तो पता चले कैसा लड़का चाहिए हमारी बहन को। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मैच्योर हो। आजकल के लड़के तो बहुत ही छपरी लोग पड़े हैं। मुझे ऐसे लड़के के साथ रहना है जो हर बात को बड़ी गहराई के साथ समझता हो, मुझे समझता हो, और जो खुद का बिजनेस करता हो, ना कि किसी और के यहाँ नौकरी करता हो। ओहो, तो तुझे लड़का चाहिए कि दादाजी? गहराई को समझता हो, मैच्योर हो, अपना बिजनेस हो। अब मैंने तो अपनी पसंद बता दी आपको, अब आप ही ढूंढिए मेरे लिए ऐसा लड़का। अगर मिल जाएगा ना तो मैं शादी कर लूँगी। हे भगवान, इस लड़की ने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। कहाँ ढूंढेंगे हम इसके लिए ऐसा लड़का? आप लोग सोचिए, मैं चलती हूँ। कनिका सबको उलझन में डालकर जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ती है, वैसे ही उसकी किसी से टक्कर हो जाती है। ओह सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आप अचानक से आ गई तो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी। ये तो आपने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मैं गिर जाती। थैंक यू। अरे नरेंद्र, आना अंदर। हाँ हाँ आता हूँ। कनिका की नज़र पहली बार नरेंद्र से मिलकर चमक उठी थी। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उसकी बात करने के तरीके ने कनिका को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अरे इस वक्त मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है कनिका, मैं नहीं आ सकता तुझे छोड़ने के लिए। भाई आज मेरी स्कूटी भी ख़राब हो गई है, मैं कैसे जाऊंगी ऑफिस? अरे विश्वास, मैं छोड़ देता हूँ कनिका को, मतलब अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो। हाँ हाँ नरेंद्र, तू छोड़ता हुआ ऑफिस चला जाएगा, वैसे भी उसका ऑफिस उसी तरफ है। ठीक है। नरेंद्र कनिका के भाई का दोस्त था और इन्वेस्टर भी, जिसकी वजह से उसका आना जाना लगा रहता था कनिका के घर। लेकिन धीरे धीरे कनिका को नरेंद्र की हर बात पसंद आने लगी थी। पर उसे ये नहीं पता था कि नरेंद्र की ज़िंदगी का एक सच और भी है जिससे वो अभी तक अनजान थी। क्या हुआ कनिका, क्या सोच रही है तू? हाँ, मैं भी कब से देख रही हूँ, तेरी नज़र दरवाजे से हट ही नहीं रही। किसी के आने का इंतज़ार है क्या? हाँ, वो आज नरेंद्र नहीं आए ना, क्या बात है? कहीं गए हैं क्या? तुझे नरेंद्र से क्या काम है? अरे नहीं, बस यूं ही। कल भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? कनिका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू नरेंद्र के बारे में ज़्यादा ही सोच रही है। अगर सोच भी रही हूँ तो क्या हो गया? देख, मैं तुझसे आज साफ साफ कह रहा हूँ, नरेंद्र से दूर रह, वही ठीक है तेरे लिए। क्यों? मैं भी आपसे साफ साफ कहती हूँ, मुझे नरेंद्र पसंद है। ये क्या कह रही है तू कनिका? नरेंद्र तेरे भाई का दोस्त है और उसकी उम्र होगी 30 साल, तू तो बस 24 की है। कनिका, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वैसे भी अभी तुम्हें पता नहीं है नरेंद्र के बारे में कुछ भी। वो एक बिजनेसमैन है, समझदार है, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। जैसा लड़का मुझे चाहिए था वैसे ही है बिल्कुल। फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? तुझे पता भी है उसकी शादी हो चुकी है एक बार और उसके 2 बच्चे भी है। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी एक एक्सीडेंट में। क्या? तभी तो तुझसे कह रहा हूँ कि उसके बारे में सोचना छोड़ दे। तुम दोनों बहुत अलग हो। हाँ कनिका, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दो। कनिका को पता नहीं था कि नरेंद्र के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन ये सच्चाई जानने के बाद भी कनिका के मन में से नरेंद्र का ख्याल जा ही नहीं रहा था। उसने कुछ दिन तो नरेंद्र से इस बारे में बात नहीं की, लेकिन एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो उसके घर उससे मिलने चली गई। देखो कनिका, ये सही नहीं है। मैं जानती हूँ आप भी मुझे पसंद करते हैं, फिर मान क्यों नहीं लेते? हाँ, ये सच है कि मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए माँ भी चाहिए। मैं वादा करती हूँ मैं आपके दोनों बच्चों को भी अपना लूँगी नरेंद्र। तुम जितना समझ रहे हो उतना आसान नहीं है ये सब कनिका।
मैं जानती हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों साथ मिलकर कुछ करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं सब कुछ संभाल लूँगी। कनिका की बात सुनकर नरेंद्र का दिल भी पिघल गया था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कनिका को पसंद करने लगा था। लेकिन कनिका के घर वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि कनिका अपनी ज़िंदगी को यूं इस तरह से बर्बाद करे। कनिका, तू समझ क्यों नहीं रही है बेटा? ये शादी तेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगी। तू कैसे संभाल पाएगी दो दो बच्चों को? माँ, आप ये क्यों नहीं सोच रही हैं कि उन दोनों बच्चों को भी अपनी माँ मिल जाएगी? कनिका, ज़िंदगी के फैसले इस तरह से नहीं लिए जाते कि आज कोई पसंद आ गया तो उससे शादी कर ली। सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। भाभी, प्यार कभी सोच समझ कर नहीं किया जाता है। मुझे नरेंद्र बहुत पसंद है और मैं उनसे ही शादी करूँगी, बस मैंने कह दिया। तो हमारा भी फैसला सुन ले, हम इस शादी के खिलाफ है। अगर तूने शादी की तो हमारा तुझसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। हाँ, सोच ले तू, तुझे ये शादी करनी है या हमारे साथ रिश्ता रखना है? अगर ऐसी ही बात है तो मैं नरेंद्र के साथ शादी करने को तैयार हूँ। मैं अभी उनके पास जा रही हूँ। तो ठीक है, आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अपने घर वालों के लाख समझाने पर भी कनिका ने उनकी एक नहीं मानी और नरेंद्र से शादी कर ली। उसके बाद से उसके मायके वालों ने उससे बात करना ही छोड़ दिया। लेकिन कनिका अपनी नई जिंदगी में काफ़ी खुश थी। उसने नरेंद्र के साथ जो भी सपने देखे थे वो उसे जी रही थी। नरेंद्र के साथ घूमना फिरना, उसके लिए खाना बनाना, उसके बच्चों का ख्याल रखना। रोहन, उर्मी, चलो आ जाओ खाना खाने टेबल पर। आपने क्या बनाया आज नई मम्मी? आज मैंने तुम दोनों की पसंद का वाइट सॉस पास्ता बनाया है। ये तो हमें बहुत पसंद है। थैंक यू नई मम्मी। जब से कनिका इस घर में आई है, बच्चे बड़े ही खुश रहते हैं, जैसे उनकी खुशियाँ वापस आ गई हो। हाँ, सही कह रही हो माँ, ये सब कनिका की वजह से हो रहा है। कनिका शादी के बाद कुछ वक्त तक तो सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन अब उसे ऑफिस के काम, बच्चों के काम और बाकी सारे घर के कामों को भी अकेले संभालना पड़ रहा था, जिससे उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अरे आज ये प्रोजेक्ट भी करना है और अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया। नहीं मम्मी, आज हमारे स्कूल में ये प्रोजेक्ट करवाया है, आप हमें करवा दीजिए ना। और आज मेरा ये होमवर्क भी करवा दीजिए प्लीज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आज ना मुझे बहुत काम है, प्लीज़ तुम दोनों अपने आप कर लो ना, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, आप करवा दो ना। हाँ, नहीं तो मैं कल डांट पड़ जाएगी। अरे बच्चे इतना कह रहे हैं तो करवा दो ना। लेकिन मेरा काम भी बाकी है, मैं कैसे करूँगी ये सब? बच्चों के पास दूसरी माँ नहीं है जो ये सब उन्हें करवाए, लेकिन तुम्हारे ऑफिस वालों के पास तो बहुत लोग हैं कनिका। कनिका को अब अपना करियर भी देखना था और बच्चों की नई माँ भी बनना था। लेकिन अब उसे ये सब करने में बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी आज़ादी छीन रही है। क्या बात है, आजकल तो किसी पार्टी में नहीं आती? हाँ, अब ये नई माँ जो बन गई है, दो दो बच्चे हैं इसके। हाँ यार, अब दोनों को पढ़ाना, सुलाना, खेलना सब मेरे ऊपर आ गया है। अब तो मैं ठीक से ऑफिस का काम भी नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तो उसके लिए नैनी क्यों नहीं रख लेती? वैसे भी नरेंद्र के पास काफ़ी पैसा है। नरेंद्र अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंता में रहते हैं। उन्होंने मुझसे शादी ही बच्चों के लिए की है। अगर मैंने नैनी रखने की बात कही तो नाराज़ हो जाएंगे ना। ये सब तो ठीक है, लेकिन जब तेरा खुद का बच्चा होगा तब उसे कैसे संभालेगी तू? तुम्हें लगता है कि नरेंद्र कनिका के बच्चे के लिए मानेंगे? मुझे तो लगता है मना ही कर देंगे कि मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए भाई। लेकिन ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं, मुझे अपना बच्चा तो चाहिए होगा ना। लेकिन तुझे लगता है क्या तेरा पति इस बात के लिए राज़ी होगा? मुझे नहीं लगता। तुझे तो ज़िंदगी भर नई मम्मी बन के ही रहना होगा। असल की मम्मी तो तू कभी बन ही नहीं पाएगी। अपनी सहेलियों की बात सुनकर कविता के मन में भी अपने बच्चे को लेकर सवाल उठने लगे। अब उसके मन में भी यही था कि उसकी ज़िंदगी में उसका खुद का बच्चा होना चाहिए। अरे तुमने बच्चों को अभी तक सुलाया नहीं? नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आपकी माँ सुला देगी ना उनको? आजकल तुम बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही हो कनिका, क्या हो गया है तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। वैसे भी वो मेरे अपने बच्चे नहीं है जो उनकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाती रहूँ। अपने पराए, ये सब क्या लेकर बैठ गई हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं। ये आपकी पहली पत्नी के बच्चे हैं, मेरे नहीं। मुझे अपना बच्चा चाहिए आपसे।
ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी है, और तुमने ही कहा था कि तुम उन्हें माँ की तरह प्यार करोगी। अब ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे मायके वाले सही कहते थे कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आपसे शादी करके, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। देखो कनिका, ये दोनों हमारे ही बच्चे हैं। मैं एक और बच्चा नहीं चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं भी ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपने मायके वापस। कनिका रोते हुए अपने मायके वापस आ जाती है। उसे पता था कि जब वो अपने मायके वालों को उसकी हालत बताएगी तो वो ज़रूर उसकी मदद करेंगे। और उस तरफ नरेंद्र को भी पता था कि कनिका के घर वाले उनकी शादी को पसंद नहीं करते और वो कनिका को ये शादी तोड़ने को कह देंगे। नरेंद्र, कनिका इस तरह घर छोड़कर चली गई, अब क्या होगा बेटा? उसके मायके वाले तो हमारी शादी के पहले ही खिलाफ थे। अब तो कनिका खुद वहाँ गई है। इस बार वो लोग उसे मेरे पास नहीं आने देंगे। माँ, आपने सही कहा था, ये शादी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं ही पागल थी जिसने आपकी बात नहीं मानी। अब तो मैं इस शादी से बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊँगी। माँ बाप की बात ना मानने का नतीजा यही होता है। हमने तुझे कितना समझाया था, लेकिन तूने हमारी एक बात नहीं मानी। हमारे बड़े, हमारे माता पिता कभी हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते कनिका। मैं समझ गई हूँ भाभी कि मैं गलत थी जो मैंने नरेंद्र के साथ शादी कर ली। अब अगर हम कुछ कहेंगे तो मानोगी हमारी बात? हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं टालूंगी माँ। अगर आप कहेंगी तो मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी उस घर में। तू पहले भी गलत थी और आज भी गलत ही है। मैं कुछ समझी नहीं माँ, अब क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि तू ये जो घर छोड़कर आई है ना, वो बिल्कुल गलत है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? कनिका, तुमने हमारी बात ना मानकर शादी कर ली, ये गलत था। लेकिन शादी होने के बाद उन बच्चों को, नंदोई जी को और उस घर को इस तरह छोड़कर आना, वो भी बिल्कुल गलत है। शादी कोई गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है जिसे जब मन चाहा खेल लिया और जब मन भर गया तोड़ दिया। यहाँ गलती तुम्हारी है कनिका। उन बच्चों की नई माँ बनने के लिए तुमने हामी भरी थी। नरेंद्र ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। अब जब वो बच्चे फिर से तुम में अपनी माँ को देखने लगे तो तुम उन्हें इस तरह छोड़ आई। शादी के बाद वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। नरेंद्र ने तुम पर विश्वास करके पूरा घर और अपने बच्चे तुम्हें सौंपे थे, और तुम हो कि वो सब छोड़कर चली आई। कनिका, अगर तुमने अपना बच्चा कर लिया तो उन दोनों बच्चों की माँ फिर से उनसे छीन जाएगी। जब हम तुम्हें कह रहे थे कि तुम ये सब नहीं कर पाओगी, तब तुम ही नरेंद्र के पास गई थी शादी के लिए, और अब तुम उससे पीछे हट रही हो। हम तुम्हारे इस गलत फैसले में तुम्हारे साथ नहीं है। यहाँ आकर मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया। मुझे लगा था कि मेरे मायके वाले कहेंगी कि हाँ हाँ शादी को तोड़ दो, छोड़ दो उस घर को। लेकिन कल भी मेरे मायके वाले मुझे सही राह दिखा रहे थे और आज भी मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रास्ता और शादी को मैंने चुना था अपने लिए, और अब मुझे ही इसे निभाना चाहिए। और इसीलिए हमने नरेंद्र जी को यहाँ बुलाया था। नरेंद्र, आजा अंदर। मुझे तो लगा था कि आपने मुझे यहाँ कनिका से रिश्ता तोड़ने के लिए बुलाया होगा, लेकिन आपने तो मेरा घर फिर से जोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। नहीं, गलती मेरी भी है। मुझे भी तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। हमें तो खुशी है कि आप दोनों फिर से एक साथ हो गए। हम आप दोनों की शादी में नहीं आए थे, लेकिन इस बार पूरे रस्मों के साथ और आशीर्वाद से हम अपने ननद नंदोई की शादी करवाएंगे। हाँ, लोग ननद की शादी करवाते हैं, लेकिन हम यहाँ तेरे ननद हो चुके नंदोई की शादी करवाएंगे साक्षी। अरे मैंने तो सोच भी लिया है कि मैं खूब नाचूंगी अपने ननद नंदोई की शादी में। और नाच भी क्यों ना, मेरी बहन और मेरे यार की शादी जो है। और इसमें हमारे दोनों बच्चे भी हमारे साथ होंगे। सास कुंती, पति अभी और देवर कुशल का खाना टेबल पर लगाकर बहू उर्मी जल्दी जल्दी रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगती है। वो भी बर्तन साफ ही कर रही थी कि उसे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्तन जमीन पर दे मारा हो। बाहर आंगन से आई थाली गिरने की आवाज सुनकर उर्मी हाथ को पल्लू से पोंछते हुए बाहर निकल आती है। माँ जी, ये कैसी आवाज थी? कुछ गिरा क्या? ये देखो आ गई महारानी। गिरा नहीं, मैंने दे मारी तेरी थाली जमीन पर। वाह, पड़ा तेरा खाना, जा उठा ले और दफा हो जा मेरी नजरों से दूर।
निकम्मे कहें कि पता नहीं कहाँ से ये कामचोर मेरे पल्ले पड़ गई। अरे तेरे भिखारी बाप से ये सोचकर रिश्ता जोड़ लिया था कि कम से कम उसकी बेटी मेरे कुछ काम की निकलेगी, लेकिन देखो तो 4 आदमी का खाना नहीं बनता इस बेगैरत से। बस ठूस ठूस कर खाने के लिए कह दो महारानी को। ये छोटे घर की लड़कियां सर पर बिठाने के लायक नहीं होती। क्या हुआ माँ जी, खाना सही नहीं बना था क्या? आप इतना नाराज़ क्यों हो रही है? आपने इसे थाली क्यों फेंक दी? अरे नालायक 1000 बार कहा है तुझसे किसी की झूठन मुझे छू ना पाए, लेकिन तू न जाने किस जन्म का बैर है मुझसे। थाली देखी तूने? झूठी थाली में मुझे भोजन दे गई। यही लक्षण सिखाकर भेजा है तेरी माँ ने। माफ़ कर दीजिए माँ जी, आगे से गलती नहीं होगी। मैं अच्छी तरह रगड़ रगड़ के बर्तन धोऊंगी, लेकिन मेरी माँ को बीच में मत लाइए। देख उर्मी, मेरी सहन शक्ति की परीक्षा मत ले। अपनी यह झूठन उठा और चलती बनी यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं। सास की गुस्से में चढ़ती बहू को देखकर नई नवेली दुल्हन उर्मी बिल्कुल सहम गई थी। डर के मारे उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। घबराते हुए उसने जमीन पर गिरी थाली बटोरी और दौड़कर किचन में चली गई। उर्मी उधर रसोई में खड़ी आंसू बहा रही थी। इधर उर्मी की सास कुंती देवी आंगन में रखी पानी की बाल्टी अपने ऊपर पलटकर गुस्से में बड़बड़ा रही थी। पता नहीं किसकी झूठन छुआ दी मुझे, अपवित्र कर दिया, धर्म भ्रष्ट करके रख दिया इस लड़की ने। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा? मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर माँ जी को इतना गुस्सा क्यों आया। अगर थाली ठीक से साफ नहीं थी तो मुझसे कहकर दूसरी थाली ले लेती, लेकिन इतना भला बुरा, वो भी बस एक प्लेट के लिए। सास का ये अटपटा सा व्यवहार उर्मी की समझ से बाहर हो रहा था, इसलिए कुछ देर आंसू बहाने के बाद अपने आप को संभाल कर वो घर के कामों में लग जाती है। उर्मी, जिसकी उम्र थी अभी बस 19 साल, ब्याह कर फुलनपुर गांव की कुंती देवी के घर बहू बनकर आई थी। कुंती देवी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अभी और छोटा कुशल। जहां अभी माँ की तरह गुस्सैल और सख्त मिजाज का था, वहीं छोटा कुशल नर्म और मजाकिया स्वभाव का था। कुंती देवी के पास जमीन जायदाद की कमी नहीं थी, इसलिए दोनों बेटे जमीन को बटाई पर देकर खेती बाड़ी के काम में माँ का हाथ बटाते थे। कुंती देवी एक बेहद सख्त मिजाज औरत थी। पिछले 20-25 साल में गांव में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कुंती को कभी मुस्कुराते हुए देखा हो। बाहर वाले तो क्या, दोनों बेटे भी माँ से बस काम भर की बात किया करते और उठकर अपने कमरे में चले जाते। क्या बात है, शक्ल पर 12 क्यों बजा रखे हैं? आपने देखा नहीं माँ जी ने कैसे मुझे सबके सामने लताड़ दिया। क्या घर की बहू की कोई इज्जत नहीं होती? इस तरह उनका मुझे भला बुरा कहना आपको ठीक लगा? इतना सब कुछ कहने से पहले माँ जी को सोचना चाहिए था ना। हाँ तो क्या गलत कह दिया माँ ने? ठीक ही तो कहा। आँख खुली रखकर काम किया कर। 4 बर्तन धोने होते हैं, वो भी ठीक से धुलते नहीं क्या तुझसे? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई झूठे बर्तन में माँ को खाना देने की? वो तो शुक्र मना वो थाली उठाकर तेरे मुंह पर नहीं देकर मारी माँ ने, वरना शक्ल देखने लायक ना बचती तेरी। ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? आपकी माँ का लिहाज करके उन्हें तो मैंने कुछ ना कहा, लेकिन आपसे मुझे ये कतई उम्मीद न थी। मुझे तो यही लगा था कि माँ जी समझे ना समझे, लेकिन आप तो मुझे ज़रूर समझेंगे। आखिर पत्नी हूँ मैं आपकी। क्या एक पत्नी का बस इतना ही सम्मान होता है? अरे पत्नी है तो क्या सर पर चढ़कर बैठेगी? कान खोलकर सुन ले, तुझे घर में ना माँ की सेवा करने के लिए लेकर आए, इसलिए ज्यादा दिमाग मत चला। चुपचाप जैसा माँ का है वैसे करती जा। और एक बात का खास ख्याल रखना, माँ को किसी की पहनी उतरन और झूठन से सख्त नफरत है, चाहे जो हो जाए, लेकिन झूठन उन्हें छू ना पाए। वरना माँ चाहे तेरा कुछ करे ना करे, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। उठाकर तेरे बाप के पास पटक कर आऊंगा तुझे। और ये छोटी छोटी बातों पर ना माँ के खिलाफ मेरे कान भरने बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ब्याह के वक्त तो तेरा बापू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कल ही बुलवाता हूँ तेरे बाप को। बाप को बुलवाने वाली बात से उर्मी भीतर तक सहम गई थी। नहीं नहीं, यहाँ की कोई भी बात बापू तक नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना मेरी माँ का जीना मुश्किल कर देगा। वो पहले ही मुर्दों की तरह नीरस जीवन जी रही है मेरी माँ। मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी जहन्नुम नहीं होने दूंगी मैं। माफ़ कर दीजिए, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगी। आपकी माँ मेरे लिए मेरी माँ के समान है, आगे से भूल नहीं होगी। उर्मी एक गरीब माँ की बेटी थी। उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चल बसा था, इसलिए उर्मी की गर्भवती माँ पति की मौत के बाद बेसहारा हो गई थी। एक तो गरीबी, ऊपर से अकेली महिला। किसी तरह समाज की गंदी नज़र से बचते हुए मजदूरी करके वो अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे में एक दिन अचानक उसकी मुलाकात
खेतों में दिहाड़ी पर काम करने वाले हरिया से हुई। अरे इतनी सी बच्ची को गोद में लेकर काम करने आती है तू? कोई और नहीं है तेरे घर में? तेरा घर वाला कहाँ है? मेरा कोई नहीं है, बच्ची को किसके पास छोड़ कर आती, इसलिए मैं उसे साथ लेकर ही काम पर आती हूँ। हरिया उर्मी की माँ से घुलने मिलने लगा था। उसने उर्मी के माँ को आश्वासन दिया था कि अगर वो हरिया के साथ शादी कर ले तो वो उर्मी और उसका अच्छे से ख्याल रखेगा और उसकी बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने देगा। हरिया की मीठी मीठी बातों में उर्मी की माँ फंस गई और उसने हरिया से शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन तक तो हरिया उर्मी और उसकी माँ के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके तेवर बदलने लगे। सुनो, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, बच्ची भी भूख से रो रही है। हफ्तों से तुम काम पर भी नहीं गए हो, देखो ना कोई काम मिल जाए तो घर में 4 पैसे आएंगे। इस तरह से पूरा पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहने से घर तो नहीं चलेगा ना। अरे तुझे बेसहारा समझकर जरा सा सहारा क्या दिया? तू मेरे सर पर बैठने लगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? मैं चाहे काम करूं या अपने घर में पड़ा रहूं, तू मुझे बोलने वाली कौन है? और ज्यादा ही अपनी बच्ची पर प्यार टपक रहा है ना तो जा जाकर हाथ पैर चला और 4 पैसे कमा कर ला। मैंने कोई सारी जिंदगी तुम दोनों माँ बेटी को बिठाकर खिलाने का जिम्मा नहीं उठाया। हरिया की बात सुनकर वो अंदर तक टूट गई थी, इसलिए उसी दिन से वो वापस मजदूरी पर जाने लगती है। पूरा दिन कमर तोड़ मेहनत करने के बाद सुमित्रा जो चंद रुपए कमा कर लाती, हरिया वो भी उससे छीन लेता और उसकी मेहनत की सारी कमाई दारू पीकर उड़ा देता। सुमित्रा मुस्कुराना और खुश रहना भूल चुकी थी। उसे तो याद भी नहीं था कि कब आखिरी बार उसने भरपेट खाना खाया था या खुलकर हंसी थी। बस एक जिंदा लाश बनकर जीने लगी थी। जिंदगी ने दूसरी बार धोखा दिया था उसे। एक दिन उर्मी की माँ सुमित्रा खेतों से मजदूरी करके लौटती है तो नन्ही सी उर्मी दौड़कर अपनी माँ के पास आती है। माँ 1 रुपया दो ना, मुझे अपने लिए गुब्बारा लेना है। इधर देखा कितना पैसा कमा कर लाई है, सुबह से इंतजार कर रहा हूं तेरा। खबरदार जो इस उर्मी के हाथ में पैसा दिया तो। अरे बच्ची है, 1 रुपया ले लेगी तो क्या चला जाएगा, सारा पैसा तो तुम छीन ही लेते हो। कभी तो मेरी बच्ची को भी उसके मन का कर लेने दिया करो। सुमित्रा की बात सुनकर हरिया को गुस्सा आ जाता है और वो सुमित्रा को एक चांटा मार देता है। जुबान लड़ाती है मुझसे? अरे अगर मैंने रहम ना किया होता तेरे ऊपर तो पता नहीं कहाँ पड़ी होती तू आज इस बच्ची को लेकर। एहसान मान मेरा कि मैंने तुझसे शादी करके जिंदगी संवार दी तेरी, और तुझे ये 4 पैसे देने में भी मौत आती है। ला इधर। हरिया की मार खाकर सुमित्रा इतनी कठोर हो गई थी कि अपनी नन्ही सी बच्ची उर्मी को देखकर भी अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती थी। बस एक मशीन की तरह हर रोज़ वो खेतों में मजदूरी करने के लिए निकल पड़ती और दिन ढले जो भी कमा कर लाती उसे छीनकर हरिया अपनी दारू में उड़ा देता। किसी तरह से थोड़े बहुत पैसे बचाकर वो घर में एक वक्त के खाने का इंतज़ाम करती। किसी तरह भूख से लड़ते हुए समय बीत रहा था। उर्मी भी अब 18 साल की हो गई थी। जीवन भर उसने अपनी माँ को पिता हरिया के हाथ का मार खाता और गाली गलौज सुनते ही देखा था, इसलिए पिता के नाम से भी उसके डर से हालत खराब होने लगती थी। उर्मी नहीं चाहती थी कि अभी उसके पिता को ससुराल में होने वाली कोई भी बात बताए, क्योंकि ससुराल में अगर कुछ भी हुआ तो उसका सीधा सा असर उसकी माँ की जिंदगी पर पड़ेगा। वो बेचारी तो पहले ही हरिया के जुल्म सहकर एक जिंदा लाश बन चुकी थी। बहुत सहा है मेरी माँ ने, 18 साल से नरक जैसा जीवन जी रही है बेचारी। मैं नहीं चाहती मेरे कारण अब उसे कोई भी तकलीफ सहनी पड़े, इसलिए ससुराल में होते बुरे व्यवहार को मैं कड़वा घूंट समझकर पी लूंगी। वैसे भी इस घर को छोड़कर जाने के बाद सर छुपाने के लिए मेरे पास कोई और छत भी तो नहीं है। पति के बिना वैसे भी एक औरत का जीवन कितना कठिन होता है, यह उसने अपनी माँ को देखकर ही सीख लिया था। उर्मी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अभी की तेज आवाज से जैसे वो वापस अपने वर्तमान में लौट आती है। अरे अब वहां पर भूत बनकर खड़ी रहेगी या फिर कुछ बोलेगी भी? इधर आ, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर दे। अभी तेल लेकर आती हूँ। उर्मी रसोई में जाकर सरसों का तेल पकाने लगती है। अब ठीक तो हो ना भाभी? माँ की बातों का बुरा मत मानना, उनकी बातों को दिल से मत लगाया करो, मन की बुरी नहीं है वो। अरे लल्ला जी, आप रसोई में क्या कर रहे हो? किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझे आवाज़ लगा लेते। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, वो तो मैंने आपको रसोई में देखा तो आपका हाल चाल पूछने के लिए यहाँ चला आया। आज दोपहर में जो कुछ भी हुआ मुझे पता है।
आपको बुरा तो लगा ही होगा। अभी आप नई नई हो ना इस घर में, थोड़े दिन में आप समझ जाओगे कि माँ जितनी कठोर दिखती है वैसी है नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। गलती तो मेरी थी ना, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। और वैसे भी वो मेरी माँ के समान है, अगर कुछ कह भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे भाभी, एक कप चाय मिल सकती है क्या? अभी मैं आपके भैया के पैरों की मालिश कर दूँ, फिर आकर आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप थोड़ा इंतज़ार कर लोगे ना? अरे हाँ, कोई परेशानी नहीं है, मैं यही बरामदे में बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप आराम से अपने पति की सेवा करके आओ भाभी जी। चुप बदमाश। पति के पैर दबाने के कुछ देर बाद, मैंने ज्यादा देर तो नहीं लगाई ना? अरे नहीं भाभी, अब बस आप जल्दी से चाय पिला दो, ज्यादा वेट मत कराओ। उर्मी जल्दी से अपना पल्लू समेटते हुए रसोई की तरफ जाती है और एक कप चाय बनाकर कुशल के हाथ में थमा देती है। अरे भाभी, बस एक ही कप चाय लेकर आई हो क्या? अपने लिए नहीं बनाई? खाना खाने के बाद मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं होती। पीकर बताओ कैसी बनी है। अरे माफ़ करना, मैं तो चाय में चीनी डालना ही भूल गई थी। माँ जी को मत बताना, वरना फिर से 10 बातें सुनने को मिलेगी मुझे। पता नहीं मेरा भी दिमाग कहाँ रहता है, कैसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे। अरे भाभी, शांत हो जाओ। अपने इतने प्यार से बनाई है, चीनी की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही मीठी हो गई होगी। और मैं कुछ नहीं बताने वाला माँ को, आप परेशान मत हुआ करो। 4 लोगों के इस परिवार में एक कुशल ही था जो उर्मी से थोड़ा इज्जत और प्यार से बात किया करता था। उर्मी भी प्यार के 2 बोल सुनने के लिए बचपन से तरसी थी। पहले हरिया जैसा सौतेला बाप, और अब ससुराल में भी उसे पति और सास से सिर्फ ताने ही सुनने को मिल रहे थे। जब देवर कुशल भाभी कहकर उसके साथ हंसी मजाक करता या उसका हालचाल पूछ लेता तो वो फूलों की तरह खिल उठती। उर्मी के मन में देवर कुशल के लिए कोई मैल नहीं था। बस 2 पल का ये मान सम्मान और देवर भाभी का रिश्ता उसे अच्छा जरूर लगता था। कुछ दिन बाद, अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ व्यापार के बारे में सोचा जाए। खाली खेती के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? और वैसे भी अब तुम दोनों भाई जवान हो गए हो, एक खेती संभालना और एक व्यापार का काम देख लेना। आमदनी बढ़ेगी और धीरे धीरे व्यापार में पकड़ भी मजबूत हो जाएगी। बात तो तुम्हारी सही है माँ। ठीक है, मैं व्यापार का काम देख लेता हूँ। छोटा यहाँ गांव में रहकर घर और खेती बाड़ी देख लेगा। नया नया व्यापार जमाना था, इसलिए व्यापार के सिलसिले में अब अभी को शहर जाकर रहने की जरूरत पड़ने लगी थी। सुनिए ना, आप लल्ला जी को बोल दो ना, ये व्यापार का काम वो देख ले। यहाँ मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? अब क्या तेरे लिए मैं चूड़ियां पहनकर घर में बैठा रहूंगा? लुगाई के पल्लू से बंद कर घर में बैठने वाला आदमी नहीं हूं मैं। और तू अकेली क्यों है? यहाँ घर है अपना, माँ है, छोटा है। तेरी जिम्मेदारी तो पूरे परिवार के लिए है। तू अपनी जिम्मेदारी निभा और मुझे मेरी निभाने दे। उर्मी की शादी को अभी 6 महीने ही बीते थे। उतने दिनों में अभी तो दोनों पति पत्नी के बीच सहजता पनप भी नहीं पाई थी कि उससे पहले ही अभी के शहर जाने की बात बीच में आ गई, जिसके कारण वो थोड़ी बेचैनी सी महसूस कर रही थी। मैं भी बिना बात ही अपना खून जला रही हूँ। उन्हें मेरी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने से अभी यहाँ रुकने वालों में से नहीं है। उनके लिए तो उनकी माँ की बात पत्थर की लकीर की तरह है। उर्मी ने हालात से समझौता कर लिया था। अभी शहर चला गया था। घर में अब बस उर्मी और उसकी सास ही रहते थे। दिन भर खेतों में रहने के बाद दिन ढले कुशल घर लौट आता तो अम्मा और उर्मी की जान में जान आती। उर्मी, कुशल आ गया है, गरम रोटी सेक देना उसके लिए। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। कुशल को चूल्हे पर गरम गरम रोटियां खिलाने के बाद उर्मी अपने कमरे में लौट आई थी। कुछ ही देर बीती होगी कि उसके दरवाजे पर आहट हुई। कौन? भाभी, मैं हूँ। अरे लल्ला जी, आप कुछ चाहिए था क्या? कुशल ने एक नज़र उर्मी की ओर डाली और उसे घूरने लगा। नहीं, कुछ नहीं। इतना कहकर कुशल लौट जाता है। ये लल्ला जी को आज क्या हुआ है? पहले दरवाज़ा खटखटाया और अब बिना कुछ कहे लौट गए। उर्मी को आज पहली बार कुशल की नज़रें थोड़ी अजीब महसूस हुई थी। रात हो गई थी। इस समय उसने कुशल से कुछ भी पूछताछ किए बिना दरवाज़ा बंद किया और सोने चली गई। बात आई गई हो गई थी। जब से अभी शहर गया था, अम्मा जी भी थोड़ी नरम पड़ गई थी। पूरा पूरा दिन वो बस अपने कमरे में बैठकर माला जपती रहती। उर्मी को भी घर के कामों के लिए फटकार न के बराबर लगाती, या फिर शायद उर्मी अब सभी काम सीख गई थी और सास कुंती को भी उस पर भरोसा हो चला था।
इसलिए घर की जिम्मेदारियां उर्मी पर छोड़ वो दिन दिन भर मंदिर में बैठकर बस भजन सुना करती थी। अरे माँ, आज तो बहुत थकान हो गई है, सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सर में तेल लगा दो ना। अरे बेटा, मेरा तो सोने का समय हो गया है। अब अगर मैं सोने नहीं गई तो फिर रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। तो ऐसा कर, अपनी भाभी से तेल लगवा ले। ए बहू, कुशल को थोड़ा सर की मालिश करवानी है, तू कर देगी ना? ठीक है माँ जी, मैं लल्ला जी की मालिश कर देती हूँ, आप सो जाइए। कुंती सोने चली गई थी और इधर कुशल जमीन में बैठकर भाभी से बालों में तेल लगवा रहा था। इधर नहीं, यहाँ तेल लगाओ ना अच्छे से, थोड़ा अच्छे से मसाज करो ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज से पहले कुशल ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। इस तरह हाथ पकड़ने की कोशिश करना उर्मी को असहज कर गया था। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मेरी सोच को। उर्मी अपने मन में एक पल को आए विचार को झटक कर अपने कमरे में चली गई थी। उर्मी तो अपनी तरफ से सभी आशंकाओं को किनारे करके सहज रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या वाकई ये इसके मन का वहम था? क्या ये किसी खतरे का संकेत था? क्या मोड़ लेगी उर्मी की जिंदगी? देखिए अगले भाग में। पिछले भाग में आपने देखा कि उर्मी एक गरीब लड़की है जो शादी करके एक बड़े घर की बहू बन जाती है। ससुराल में उसे देवर के अलावा किसी से भी खास सम्मान नहीं मिलता, जिसके कारण वो बेचारी बुझी बुझी सी रहती है। ससुराल में मिलता अपमान और तिरस्कार भी वो हंसकर बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके मायके को ससुराल के बारे में भनक भी लगे। उसका सौतेला बाप उर्मी की माँ का जीना मुश्किल ना कर दे, इसी डर से उर्मी ससुराल में हर बात को चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। कुछ समय के बाद उर्मी का पति काम के सिलसिले में शहर चला जाता है। ऐसे में अकेली भाभी को देखकर उसका देवर अब थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगा था। अब आगे। भाई की अनुपस्थिति में अकेली जवान भाभी को देखकर कुशल की नीयत खराब होने लगी थी। कुशल अब भाभी उर्मी के करीब जाने के नए नए बहाने ढूंढने लगा था। एक दिन, अरे उर्मी, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो पिला। अभी लाई माँ जी। उर्मी जब पानी का ग्लास सास को पकड़ाने लगी तो उसने महसूस किया कि सास कुंती के हाथ कंप कपा रहे हैं। क्या बात है माँ जी, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुलवा दूँ क्या? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही घबराहट हो रही है। माँ जी, ऐसे अचानक कैसे घबराहट होने लगी आपको? कुछ तो ज़रूर हुआ है। मेरी सहेली है निर्मला, सहेली क्या मेरी बहन से भी बढ़कर है मेरे लिए। उसके बेटे का भी फ़ोन आया था, कह रहा था कि निर्मला की तबीयत ठीक नहीं है, बार बार मुझे याद कर रही है। पता नहीं कल सुबह का सूरज देख पाएगी भी या नहीं। इतना कहते हुए कुंती की आवाज़ डबडबाने लगी थी। अरे माँ जी, ये तो बहुत बुरी खबर है। आपको याद करिए मासी जी, तो जाइए ना, उनसे मिलकर आइए। क्या पता आपसे अपने दिल की कुछ बात कहना चाहती हो। कुंती ने आज तक बहू उर्मी से अपने दिल की बात नहीं कही थी, लेकिन ऐसे नाजुक समय में बहू की सहानुभूति से जैसे उसके अंदर का लावा पिघलने लगा था। दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं उसे जाकर देख कर आऊँ, लेकिन क्या बताऊँ, इंसान हर समय अपने मन की भी तो नहीं कर सकता ना। ऐसे कैसे जाऊँ, इतनी रात गए और तू भी घर में अकेली है, ऐसे कैसे तुझे यहाँ छोड़कर चली जाऊँ। अरे माँ जी, आप मेरी चिंता क्यों करती हैं? मैं संभाल लूँगी यहाँ। और वैसे भी अपने घर में डर किस बात का? आप चिंता छोड़िए और जाइए अपनी सहेली से मिलकर आइए। आप जब तक उनसे मिल नहीं लेंगी, आपके मन को सुकून नहीं मिलने वाला। बहू की बात सुनकर कुंती की थोड़ी हिम्मत बनी और वो बेटे कुशल को आवाज़ लगा देती है। क्या हुआ माँ? बेटा, निर्मला की हालत सही नहीं है, पता नहीं सुबह तक क्या से क्या हो जाए। तू जा, निकाल अपनी मोटरसाइकिल, मुझे निर्मला के घर तक ले चल। माँ की बात सुनकर कुशल झटपट अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और माँ के साथ जाने को तैयार हो जाता है। माँ जी, बाहर ठंड बहुत है, आप ये शॉल लेती जाइए और आप भी कुछ गर्म कपड़े डाल लो लल्ला जी। ठीक ही कह रही है ये, जा जैकेट पहन कर आ। दिसंबर की सर्द रात में कुंती और उसका बेटा कुशल बाइक से बीमार निर्मला के घर की ओर निकल जाते हैं। कुंती और कुशल के जाने के बाद बहू उर्मी की आंखों से नींद दूर भाग गई थी। पता नहीं निर्मला मौसी किस हाल में होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी के पहुँचने से पहले कुछ ऊंच नीच हो जाए। माँ जी को देखकर लगता है उनका निर्मला मौसी के साथ बहुत प्रेम है। ऐसा अनर्थ ना करना भगवान, दोनों सहेलियों को आखिरी बार मिलने का मौका ज़रूर देना। निर्मला, मैं हूँ कुंती, दरवाज़ा खोल। कुंती की आवाज़ सुनकर निर्मला का बेटा अभय दरवाज़ा खोल देता है।
काकी जी, आपके ही इंतजार में पूरे दिन से बड़बड़ा रही है अम्मा। ऐसा लगता है आपको देखने के लिए प्राण अटके हैं इनके। अभी तो 100 साल जिएगी तू। तू देखना, बड़े मक्कार है, सुबह तो उठ बैठेगी। हाँ। कुछ देर तक सहेली के सर पर हाथ फेरने के बाद, रात काफ़ी हो गई है माँ, आप रुको मासी के पास, मैं निकल जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं सवेरे आ जाऊंगी बेटा। कुंती को निर्मला के घर छोड़कर कुशल वापस घर के लिए निकल गया था। आज घर में उसके और उर्मी के अलावा कोई नहीं था। पूरी रात सिर्फ उसकी थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बाइक को हवा में लहराते जल्दी ही कुशल अपने घर पहुंच गया था। रात गहरी हो गई थी। तकरीबन 11 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है तो उर्मी लपक कर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ती है। कौन है? मैं हूँ भाभी, दरवाज़ा खोलो। देवर की आवाज़ सुनकर उर्मी झट से दरवाज़ा खोल देती है। माँ जी नहीं आई साथ में? सब ठीक तो है ना निर्मला मौसी के यहाँ पर? कैसी हालत है उनकी? नहीं, मैं माँ को वहाँ छोड़ कर आ गया। मौसी की तबीयत का तो क्या ही बताऊँ, यूँ समझ लो कि उनका आखिरी वक्त है। जितनी सांसें चल जाए तो चल जाए। बड़ा दुख हुआ सुनकर। माँ जी ठीक तो थी ना? ज़्यादा घबरा तो नहीं रही थी? अरे नहीं, इतनी कमज़ोर नहीं है माँ, उनकी चिंता मत करो आप। ठीक है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, आप भी दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो जाना। अरे बाहर बड़ी ठंड हो रही है, इतनी रात में मोटरसाइकिल चलाकर आने में पूरा शरीर अकड़ गया है, ठंड से हाथ पर काम भी नहीं कर रहा है। अरे आप बैठो ना लल्ला जी, मैं आपके लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। चाय पीकर ना शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी, फिर आप आराम से सो जाना। इतना कहकर उर्मी झट से रसोई की तरफ बढ़ जाती है। रसोई में अभी चाय के लिए पानी रखा ही था कि उसे रसोई की तरफ कदमों के बढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। चाय में चीनी डालते हुए वो पलट कर देखती है तो रसोई में कोई नज़र नहीं आता। अपना वहम समझकर वो फिर से रसोई में चाय बनाने लगती है। अचानक ही कुशल आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और गैस का बटन घुमाने लगता है। कुशल का हाथ उर्मी के हाथों को छूता है तो मानो करंट सा लग जाता है उर्मी को। वो झटके से वहाँ से दूर हट जाती है। आप यहाँ? अरे भाभी, ध्यान कहाँ है आपका? मैं अभी गैस बंद ना करता तो चाय निकल जाती। क्या हुआ, आपको क्या लगा? वासना से भरी नज़र उसने उर्मी पर डाली। उर्मी एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने एक बार फिर उर्मी को चेताना चाहा लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं लल्ला जी, ऐसी नज़र से कभी नहीं देख सकते। मैं अभी पता नहीं क्या क्या सोचने लगी हूँ। चाय का कप कुशल को थमाकर वो अपने कमरे में चली आई। कमरे में पहुंची ही थी कि पीछे पीछे फिर से वही पदचाप सुनाई पड़ने लगी। अगले ही पल कुशल ठीक उसके सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में? लल्ला जी कुछ चाहिए क्या? ये क्या लल्ला लल्ला लगा रखा है? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं, कुशल भी बुला सकती हो। हाँ, कितनी बार तो तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी बात। कुशल कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। उर्मी पर मानो घड़ों पानी गिर गया था। इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस! भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो अम्मा जी को सब बता दूंगी। अच्छा, और तुम्हें लगता है अम्मा तुम्हारी बात सुन लेगी? 1 मिनट में झूठी मक्कार बताकर निकाल कर बाहर कर देंगी तुम्हें। फिर यहाँ से तुम सीधा अपने सौतेले बाप के पास जाना और बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती। बाप का नाम सुनकर उर्मी का हलक सूखने लगा था। देखो, मैंने आज तक आपको छोटे भाई की तरह माना है, ये सब क्या बोल रहे हो आप? चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी जिसकी पत्नी बनकर आई हो इस घर में, उन्होंने तो कभी आपको पत्नी होने का दर्जा दिया नहीं। फिर ये सती सावित्री बनने का नाटक किसके लिए? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। इस वक्त आप होश में नहीं हो। तो मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी? हैं? इतना कहकर कुशल एक जोरदार धक्का देकर उसे बिस्तर की ओर धकेल देता है। पतली दुबली उर्मी सूखे पत्ते की तरह जाकर बेड पर गिर पड़ती है। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। अम्मा जी, अम्मा जी, आप कहाँ हो? कोई बचाओ मुझे। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। कुंती तेज कदमों से कमरे में दाखिल होती है। कुंती देखती है कि कमरे में बिस्तर के एक कोने में बहू उर्मी सिमट कर बैठी थी, थर थर काँप रही थी और हाथ जोड़कर खुद को छोड़ देने की विनती कर रही है। वहीं उसका बेटा कुशल गुस्से में उर्मी के लंबे बालों को पकड़े बिस्तर के पास ही खड़ा हुआ है। उसे समझते देर न लगी कि आखिर माजरा क्या है। कुशल, ये क्या कर रहा है तू? अरे अम्मा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये उर्मी मुझे बहला फुसला कर अपने कमरे में बुलाती थी, इसका तो ये रोज का है।
कुशल ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था कि अम्मा अपने लाडले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकती। उधर कुंती देवी जड़ हुई खड़ी थी। उसकी आंखों के आगे अंधियारा छाने लगा था। अम्मा मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है मैं गरीब घर से आई लड़की हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब है। मैंने भी बहुत गरीबी और तंगहाली देखी है, लेकिन चरित्र से समझौता न कभी मेरी माँ ने किया, ना ही मैंने। मेरी माँ जवान थी, खूबसूरत थी, चाहती तो कोई भी मर्द उसके साथ रहने को तैयार हो जाता, लेकिन उसने हरिया को ही अपना नसीब समझकर सारी उम्र एक जिंदा लाश बनकर गुजार दी। भूखी सोई, मार खाए, लेकिन कभी गलत काम ना किया। मैं भी उसी सुमित्रा की बेटी हूँ माँ जी। भूखी रह लूंगी, आपकी मार भी सह जाऊंगी, लेकिन चरित्रहीन का दाग नहीं सह पाऊंगी। कुंती ने देखा बोलते हुए डर के मारे बहू के पैर भी कंपकपा रहे थे। मैं जानती हूँ फैसला कुशल के पक्ष में ही होगा। मैं 4 दिन पहले आई गरीब घर की अनाथ, कौन मेरी सुनेगा? यहाँ से निकाल दोगे तो मेरे साथ ही मेरी माँ का जीवन भी खराब हो जाएगा। बहू होने का सम्मान दो ना दो, आप मुझे अपनी नौकरानी समझकर घर का एक कोना ही दे देना। मैं यहीं किसी कोने में पड़ी रहूंगी अम्मा, किसी से कुछ ना कहूंगी, खुद पर हुए अन्याय को भी भूल जाऊंगी। मुझे अभागन पर तरस खाओ, बस मेरे माँ बाप को ये सब ना बताना, ये सब ना बताना। उर्मी का मन अब खुद से ज्यादा उसकी माँ के लिए परेशान था। पता नहीं इतना बड़ा इल्जाम वो सह पाएगी या नहीं। तू झूठन नहीं है मेरी बिटिया, ये बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? अभी इस घर से, इस कमरे से अभी के भी निकल जा। जो आदमी बहन बेटी की इज्जत ना कर सके वो घर तो क्या समाज में भी रहने लायक नहीं होता। मुझे क्या पता था मैं औलाद नहीं सांप पाल रही हूँ जो एक दिन घर की इज्जत को ही टस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसों से खरीद सके। तुझे क्या लगा था मैं इस गरीब बिन बाप की लड़की को ही गलत समझूंगी? ये बाल तजुर्बे से सफ़ेद हुए हैं मेरे। सही गलत में खूब फर्क समझ में आता है बेटा। अभी पुलिस को फ़ोन मिलाती हूँ, तुझे तो मैं जेल भिजवा कर रहूँगी। इतना कहकर अम्मा जल्दी से पुलिस को फ़ोन मिला देती है। कुछ ही देर में पुलिस आकर कुशल को गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन अम्मा आप यहाँ कैसे? अब तो मौसी के घर गई थी ना। न जाने बेटा क्यों मुझे घबराहट होने लगी थी। कुशल मुझे छोड़कर जब लौटने लगा तो मेरा दिल पता नहीं क्यों बेचैन होने लगा। मौसी जी आप बहुत परेशान लग रही हैं। बात तो सही है, भाभी घर में अकेली है। आप माँ से तो मिल चुकी हैं, आप कहो तो मैं आपको वापस छोड़ दूँ? मेरे पूजा पाठ का फल मिल गया जो आज मैं वापस लौट आई। आज अगर मैं समय से ना पहुंचती तो अनर्थ हो जाता। कैसे तुझसे नजरें मिलाती? तू तो मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी पूजनीय होती है, किसी गंदे नियत या गंदे हाथों से छू लेने भर से वो अपवित्र नहीं हो जाती, जूठन नहीं हो जाती। तू मेरे लिए, इस घर के लिए हमेशा वही लक्ष्मी रहेगी। तू जानना चाहती थी ना मैं झूठन से इतना क्यों चिढ़ती हूँ? चल आज मैं तुझे वो राज बताती हूँ जिसे मैंने 25 साल से अपने सीने में दबा रखा है। तुझे क्या लगता है अभी और कुशल के पिता कहाँ है? उनकी तो मौत हो गई है ना माँ जी, तभी तो आप विधवा का जीवन बिता रही हैं। नहीं, मौत नहीं हुई उसकी, बस मेरे लिए मर गया है वो। 25 साल पहले की बात है। मुझे माफ़ कर दो माई, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अभी के बापू के अलावा कभी किसी मर्द को आंख उठाकर भी ना देखा। ये मनोज खुद मेरे कमरे में घुसा चलाया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर, आप ही बताओ माँ जी। अभी के बापू आप कुछ तो बोलो। अरे तू तो है ही कुलक्षणी, तूने ही लटके झटके दिखाए होंगे। ऐसे कोई आदमी बिना बात किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। ये मनोज तो बोल रहा है कि अक्सर आता है तेरे कमरे में, तू ही बुलाती है जब गांव में मैं नहीं होता हूँ तो मौका देखकर। बोल कुलटा, कब से चल रहा है ये सब? भगवान जाने पेट में ये बच्चा भी किसका लिए घूम रही है। ऐसा मत कहो अभी के बापू, मेरा भरोसा करो। माई आप तो औरत हो, समझती हो सब। ऐसा अन्याय ना करो मेरे साथ। मैंने कभी इसको अपने कमरे में नहीं बुलाया। आपकी आंखों के सामने एक बेटे ने मेरे साथ दुराचार किया और दूसरा मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहा है। आप सब चुपचाप देखती रहेंगी क्या माँ जी? चुप कर,
तेरे जैसी औरत मेरे सामने आवाज ऊंची करेगी अब? तुझे क्या लगता है मुझे मेरे बेटों के खिलाफ भड़का सकती है तू सच बोले या झूठ, किसी की झूठन इस घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। तू एक झूठन है बस, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं। कल सुबह होते ही इस कुलक्षणी को पूरे गांव में काला मुंह करके घुमाना, फिर उठाकर यहाँ से बाहर फेंकवा देना। पता तो चले इस कलंकनी को कि बदचलनी का क्या परिणाम होता है। कुंती की सास ने अपना फैसला सुना दिया था। सास के शब्द उसकी आत्मा को घायल कर रहे थे। कुंती रोती चिल्लाती रही, किसी ने उसकी एक ना सुनी। सारा कुनबा खड़ा उसे झूठन बुला रहा था और वो असहाय सी घुटनों में मुंह छुपाए नीचे बैठी थी। बड़े घर की बहू थी, गहनों की कोई कमी नहीं थी। कमरे में आकर उसने अपने सारे गहने एक पोटली में बांधे और 2 साल के अभी को गोद में उठाकर आधी रात ही वहां से भाग निकली। अपनी सहेली निर्मला की मदद से सारा जेवर बेचकर यहाँ गांव में ज़मीन खरीदी और वहीं खेतीबाड़ी करने लगी। अकेले ही 2 साल के अभी और अपने अजन्मे बच्चे के लिए सहारा बनी। दोनों को पाला पोसा। पति के होते हुए भी जीवन भर विधवा का जीवन बिताया। पति, ससुराल, मायका सब पीछे छूट गया था। अगर नहीं छूटा था तो वो था झूठन का दाग, जो उसके दामन को कलंकित कर गया था। गलती ना होने पर भी सारा जीवन खुद को ही दोषी समझकर दंड देती रही थी कुंती। आज भी झूठन देख उसे अपने कानों में वही झूठन वाली आवाज़ सुनाई देने लगती थी और वो विचलित हो जाती थी। दशक बीत गए, लेकिन लोगों की वो झुलसती नज़र और ताने आज भी उसे अपने कानों में सुनाई पड़ते थे। निर्मला बहुत खास है मेरे लिए। उसने तब भी अपनी दोस्ती निभाई थी, आज भी निभाई। उसने ही मुझे आश्वासन दिया कि मुझे लौट जाना चाहिए। जो तकलीफ़ और दर्द मैंने 25 साल पहले बर्दाश्त किया, उस दर्द से तुझे नहीं गुजरने दूंगी। तुझे ये घर छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तू पूरे हक और अधिकार से इस घर में रहेगी। जिसने पाप किया है सज़ा भी उसी को मिलेगी। मुझे माफ़ कर दे उर्मी, शायद मेरी ही परवरिश में कमी रह गई जो आज ये इतने बड़े पाप का ख्याल अपने मन में लाया। आपने तो आज मेरी माँ होने का फ़र्ज़ निभाया है माँ जी। आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। लेकिन अभी उनसे कैसे नज़र मिलाऊंगी मैं? क्या वो मेरा स्वीकार करेंगे? अरे बेटा, गलती मेरी है जो मैंने अपने बेटे पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया। ना मैं अभी को शहर जाने को कहती, ना ये दिन देखने को मिलते। अभी को मैं वापस गांव बुला लेती हूँ। अभी गांव आए और अपनी अमानत को खुद संभाले। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची कि वो इतना सब एक साथ संभाल सके। कोई बात नहीं, थोड़ी कमाई कम होगी तो चलेगा, लेकिन घर की बहू बेटियां सुरक्षित ना रहे ये मुझे मंजूर नहीं। सास की बात सुनकर उर्मी कुंती को गले से लगा लेती है और फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। आपने इतना कुछ झेला माँ जी, कभी किसी से अपना दुख दर्द बांटा तक नहीं। क्या आपकी इच्छा नहीं हुई कि आप जाकर अपने गुनहगार को सजा दिलवाती, अपने पति से झिंझोड़ कर पूछती कि आपके प्यार और समर्पण का ऐसा सिला क्यों दिया उन्होंने? चाहने से सब हासिल नहीं होता बेटा। वो बड़े लोग थे, पैसा, रुतबा, पावर सब था उनके हाथ। उस समय अगर मैं उनके हाथ आ जाती तो पता नहीं क्या करते मेरे साथ। मुझे उस समय अपने बच्चों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी लगा, इसीलिए अतीत की उन काली परछाइयों को पीछे छोड़ मैं यहाँ चली आई। आज तेरी रक्षा करके मुझे कितना सुकून मिला है मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है भीतर जो बरसों से आग जल रही थी ना, वो शांत हो गई है।